हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। आई एम गौतम दीक्षित। आज के इस वीडियो में हम द डेली हिंदू एनालिसिस में अगस्त 18 2021 का हिंदू एनालिसिस करेंगे। आज के पेपर में जो फोकस है वो पूरा अफगानिस्तान है और सेकंड वन लाइनर टाइप के बहुत ज़्यादा आए हुए हैं क्वेश्चंस, इंफॉर्मेशन जो हमें याद रखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक वन लाइनर जो है वो यहाँ पे हेडलाइन में ही है, सुडोकू मेकर माकी काजी हु सॉ लाइफ्स इन पजल्स पासिस अवे। तो ये हम देखेंगे। So the first news which is coming that Taliban which has already occupied the Kabul and now it has not shared any power। तो उनके जो स्पोक्स पर्सन है जबीहुल्लाह मुजाहिद, जो बहुत छुपे हुए से रहते थे, बहुत ही शैडोवी फिगर थे। ही हैज़ प्रॉमिस्ड दैट द तालिबान वुड ऑनर वुमेन्स राइट बट विद इन द नॉर्म्स ऑफ इस्लामिक लॉ। ओके, यहाँ पे जो है दैट ही सेइंग दैट प्राइवेट मीडिया विल आल्सो बी अलाउड टू वर्क ओवर देयर एंड दे विल रिमेन इंडिपेंडेंट बट दे शुड नॉट वर्क अगेंस्ट एनी नेशनल वैल्यूज। तो ये जो दो इंफॉर्मेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके लिए है बिकॉज देयर इज अ फियर दैट बिकॉज ऑफ तालिबान द वुमेन राइट्स विल सफर इन अफगानिस्तान विच दे हैव गेन इन द पास्ट 20 ईयर्स। उसके बाद जो सेकेंड इंफॉर्मेशन आ रहा है, इंडिया ब्रिंग्स बैक एम्बेसी स्टाफ। हमारे जो एम्बेसी हैं और कंसलेट हैं वो ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं टेम्परली, और जो वहाँ के जो स्टाफ्स हैं इंक्लूडिंग मीडिया पर्सन्स, इंडियन एम्बेसी स्टाफ, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, दे ऑल आर बीइंग ब्रॉट बैक टुडे और आज मीन्स यस्टरडे। एंड कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का जो है वो मीटिंग भी बैठा हुआ था कल, उसको भी हम देखेंगे। एंड दे ऑल्सो रिव्यूड द सिक्योरिटी सिचुएशन। देन ओनली अ रीडिंग टाइप दैट SC इशूज नोटिस टू सेंटर ऑन प्लीज एलिजिंग स्नूपिंग। तो जो ये पेगासस का जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ पे जो कल भी हमने इसके बारे में बात की थी, तुषार मेहता एंड कपिल सिब्बल, एंड देयर वाज द टॉक गोइंग ऑन अबाउट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की उसके तहत साइबर टेररिज्म हुआ है बिकॉज ऑफ स्नूपिंग। बट ओवर हियर द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट they have to present the report to the Supreme Court, but nothing should be there in the report which can compromise the national security। तो ये जो पूरी यहाँ पे फिर से इंफॉर्मेशन है, इजरायली स्पाईवेयर है पेगासस, और इट इज बीइंग इट वाज मेड बाय NSO ग्रुप बेस्ड इन इजराइल। उसके बाद फिर से एक जस्ट वन लाइनर इंफॉर्मेशन, ओवर 88 लाख जैब्स इन अ डे, इंडिया टेक टू अ न्यू हाइट। इसका मतलब कि कल जो है 88.13 लाख डोसेस लगे कोविड-19 में ऑन अगस्त 16 मीन्स परसों, एंड इट वॉज अचीव्ड इन अ सिंगल डे। हमने कल के ही न्यूज़ में पढ़ा था कि तमिलनाडु में ये केस देखा जा रहा है कि जो कोविड वैक्सीनेशन है, इनॉक्यूलेशन है, इट इज़ विटनेसिंग अ डिक्लाइन। बट जो आज का जो न्यूज़ है इट इज़ क्वाइट एनकरेजिंग। देन ओडिशा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक has decided to sponsor Indian hockey for another 10 years। इस बार जो हॉकी टीम का जो स्पॉन्सर था वो भी उड़ीसा गवर्नमेंट थी, एंड इट विल कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 10 years। मैंस हॉकी टीम दे वन द ब्रॉन्ज मेडल। यहाँ पे ऑयल बॉन्ड समझने की ज़रूरत है। ऑयल बॉन्ड्स क्या होता है? ऑयल बॉन्ड्स आर दोज बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट अलाउ करती है टू जो प्राइसेस फ्लक्चुएट होने की वजह से जो प्रॉब्लम आती है, सो उसको नलीफाई करने के लिए ऑयल बॉन्ड्स होते हैं। बॉन्ड्स में क्या होता है कि द गवर्नमेंट इज बाइंग द बॉन्ड, द कंपनीज आर द गवर्नमेंट इज सेलिंग द बॉन्ड एंड कंपनीज आर बाइंग दैट बॉन्ड। द गवर्नमेंट हैज़ टू पे सम money which is called as yield to the government, so that is called as interest or yield, which is just 3.2% of the taxes। now here the government is saying that they cannot lower the prices। यहाँ पे भी यही डिस्कस हुआ है, जैसे कि तमिलनाडु ने अभी अभी अपने फ्यूल प्राइसेस में 3% की कमी की हुई थी। तो यहाँ पे जो समझने की बात है पूरे ऑयल प्राइसेस पर वो ये है कि द गवर्नमेंट इज सेइंग दैट द स्टेट्स दे चार्ज द ऑयल प्राइसेस बेस्ड ऑन एड वॉलरम। एड वॉलरम ड्यूटीज का मतलब होता है कि बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ द पेट्रोल विच कैन फ्लक्चुएट। अगर प्राइस ऊपर जाता है तो ये टैक्स बढ़ जाएगा, अगर प्राइस नीचे आता है तो ये टैक्स घट जाएगा। मीन्स एड वॉलरम, वॉलरम का मतलब वैल्यू, उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। बट इफ़ वी सी द सेंटर, तो सेंटर जो है वो एक फिक्स्ड लीवाई चार्ज करती है ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो अगर फिक्स्ड लीवाई है तो वो पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ओके, एट द सेम टाइम
The government is saying that it cannot bring down the oil prices because during the earlier government regime the oil prices were quite low, and because of that the oil companies, they have suffered huge losses, and that to make up that losses, the subsidies which are given on the fuel prices, the government has to maintain the higher taxes. And the next one is about since we are recovering from the COVID-19, government has to do a lot of expenditure to revive the economy, which is called as fiscal policy. For that purpose also, the government cannot lower the taxes right now. यहाँ पे एक वन लाइनर इंफॉर्मेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज ऑन ट्यूसडे साइंड अ $716 million डील विद GE एविएशन ऑफ द US. ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डील है for 99F404 aircraft engine and support services that will power the indigenous Tejas Light Combat Aircraft MK1A. तो ये जो LCA है, लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसको हम तेजस भी कहते हैं, इट इज़ बीइंग इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड बाय हॉल. अब उसके लिए कुछ स्पेशल इंजन्स की ज़रूरत होती है, उसका नाम है 995404. ये इंजन जो है दिस विल बी बॉट फ्रॉम GE एविएशन ऑफ द US. तो ये डील पूरा वही है. उसके बाद यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है स्टैटिक क्वेश्चन दैट हु इज द CMD, द चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हॉल, दिस आर माधवन. उसके बाद जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि इंडिया मस्ट हेल्प अफगान ब्रेथन. तो देखिए, पहली बात तो हमने एक बिल पास किया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट विच हैज़ बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट. अब उस बिल के तहत ये होता है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश विच आर इस्लामिक कंट्रीज, डिक्लेयर इस्लामिक कंट्रीज, मीन्स देयर द रिलीजन ऑफ द गवर्नमेंट इज इस्लामिक. तो यहाँ पे जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं लाइक जैन, सिख, बुद्धिस्ट, हिंदूज, द माइनॉरिटीज़ हैं, ये दे कैन ऑब्टेन द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. अब यहाँ पे कुछ हैं सिख्स हैं, तो व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर देयर दैट नाउ दे आर फ्लीइंग काबुल एंड कमिंग टू इंडिया. तो यहाँ पे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का मीटिंग था. द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इज़ ऑलवेज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. इसकी पूरी रिव्यू हो रही थी, और इसमें जो मीटिंग में और जो पार्ट लिए, हु आर द मेंबर्स ऑफ दिस कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी, दे आर डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स भी होते हैं, बट वो अटेंड नहीं कर पाए. देन फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष सिंगला, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर PK मिश्रा एंड कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा. तो दे वर ऑल प्रेजेंट इन द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी. कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी डायमेंशंस होता है इंडिया का, उसको लेके दे टेक डिसीजंस ऑन दैट थिंग. नाउ द मेंबर्स हैव बीन गिवन ओवर हियर. तो स्टैटिक क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड होगा वो आप ये पढ़ के आंसर कर सकते हो. द नेक्स्ट इज अबाउट द initiative of the Home Ministry that they have added a new category of visa to process applications of those who want to come to India from Afghanistan following the takeover by Taliban. Now this news, यहाँ पे जो झारखंड में जो जज का मर्डर हुआ था, alleged मर्डर हुआ है, he was walking and then accident हुआ and then he died. So here the court had asked whether there can be a separate force to protect the judiciary. So the Supreme Court had taken the cognizance of those attacks on judges. So here the center has said that it is not advisable to have a central security force like the CRPF, but there should be a fuller implementation of the guidelines of the Home Ministry. The second important point is that the central government is saying that it should be taken care by the state government. For example, Chhattisgarh and Jharkhand have Naxal problem. It has to be state specific instead of country specific. जो ये जज का डेथ भी हुआ है, ये भी झारखंड में हुआ है. So the center is saying that there can be other provisions where the state itself is raising the force to protect the judiciary. उसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि क्वेश्चन ये है कि whether these guidelines are followed and to what extent these governments are providing security. CCTVs cannot prevent a criminal from attacking a judge. There should be something in place to prevent threats, attacks on judges. तो ये एक important था.
ओके, नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, द न्यूज़ इज कमिंग फ्रॉम असम। तो असम में ऑलरेडी जो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स है उसका चल रहा है अंडर द फॉरेन ट्राइब्यूनल्स। वहाँ पे जितने भी लोग हैं जो अपना सिटीजनशिप प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, दैट केस इज बीइंग गिवन टू द फॉरेन ट्राइब्यूनल्स अंडर द फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946। अभी अभी असम कैबिनेट का एक डिसीजन आया ऑन August 4th दैट ऑल द गुरखास who are living, means around 5 lakh Gurkhas are living in Assam according to 2011 census। 2021 census अभी हुआ नहीं है। They should not be tagged as foreigners and their cases should not be forwarded to this foreign tribunals. So these Gurkhas, they came in Assam, they are the members of the armed, their ancestors were the members of the armed forces under the British administration। उसके बाद सिख एम्परर स्टैचू वेंडलाइज्ड इन पाकिस्तान। जो फर्स्ट सिख रूलर थे महाराजा रंजीत सिंह, उनका लाहौर में एक स्टैचू था, उसको वेंडलाइज कर दिया है पाकिस्तान के एक बैंड ग्रुप ने जिसका नाम है तहरीक ए लबलाग पाकिस्तान। ये जो मूर्ति थी, जो स्टैचू थी इनकी, इट वाज इन लाहौर फोर्ट इन पाकिस्तान। देन this photo here, the one news is coming that Povitra Wildlife Sanctuary is located in which state? So it is located in Assam and it is also famous for one-horned rhino। So one-horned rhino जो है वो सिर्फ काजीरंगा नेशनल पार्क में नहीं मिलता है, it is we also find them in Povitra Wildlife Sanctuary that is in Assam। Now the news which is coming over here, ये भी आपका वन लाइनर है, खासकर अगर आप एलेट और क्लैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो जो उड़ीसा फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, इट हैज स्टार्टेड विद द टूरिज्म, इको टूरिज्म पैकेज। सो देयर आर 2 पैकेज, वन इज आइलैंड ओडिसी एंड द नेक्स्ट इज हीराकुड क्रूज। ओके, सो देयर आर टूरिस्ट आइलैंड्स वेयर द टूरिज्म विल बी प्रमोटेड। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक हीराकुड रिजर्वायर में कैटल आइलैंड है, वहाँ पे 3 आइलैंड है। ओके, वहाँ उसमें से एक है कैटल आइलैंड। इस कैटल आइलैंड की हिस्ट्री बहुत ही मज़ेदार है। क्या है कि जब 1950s में महानदी रिवर के ऊपर हीराकुड डैम बन रहा था, तो जब भी कोई डैम बनता है तो उसका एक रिजर्वायर होता है, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज दैट द यू हैव क्रिएटेड अ बैरियर एंड नाउ द वाटर विल स्टार्ट कलेक्टिंग बिहाइंड द डैम। सो दिस कलेक्टेड वाटर इज कॉल्ड एज रिजर्वायर। इसी को हम रिजर्वायर कहते हैं। जब ये रिजर्वायर जब बनता है तो आसपास के एरिया को सबमर्ज कर देता है। तो जब आसपास के गांव जब सबमर्ज हो रहे थे, so the village people they left their cattle behind and then they moved out of that place because of this submergence due to reservoir. Then what happened that these cattle when they were left alone, they moved up। जैसे जैसे पानी भरने लगा, cattle they started moving up, so they moved up and they formed the cattle island। Then Tinder, popular online dating platform Tinder on Tuesday said it would make ID verification available to members around the world in coming next quarter। next quarter means अगला 3 महीना। Then we just have to read it, we don't have to go into the detail because we are already doing it। कभी कभी जब न्यूज़ बहुत ज़्यादा आपको उसके बारे में पता है तो the facts over here is not so much important for our exam because they are recurring in nature। सो यहाँ पे जो पूरा है कि बिडेन डिफेंड्स यूएस अफगान विड्रॉवल, जो August 31 इज द लास्ट डेट। तो तालिबान ने टेक ओवर किया। यूएस ने कहा था कि 9 महीने लग जाएंगे टेक ओवर में, ठीक है, फिर 6 महीना हुआ। अब देखा गया कि 18 दिन में ही द टेक ओवर वॉज फाइनल। वंस द बारगाम बेस वॉज हैंडेड ओवर टू काबुल, देन द टेक ओवर टुक नियरली 18 days। सो ओवर हियर व्हाट हैपेंड वॉज दैट the thing which emboldened the Taliban to go for the swift takeover was that they were not fearing the US airstrike anymore। So this is the one of the crucial thing that what helped the Taliban to hold the grip in a very short term of time। उसके बाद चाइना और US फॉरेन सेक्रेटरी या आप कहते हो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथोनी ब्लिंकन के बारे में बात हुई। इस बात में 2 इम्पॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं। पहला तो हाईलाइट ये है कि the China is saying that first of all that the US it made a very hasty decision to leave Afghanistan which has created a present chaos। Second, that China fears that because of this the Taliban because of the Taliban regime the Afghanistan can become the refuge of other terrorist groups, for example the Eastern Turkestan Islamic Movement। The Eastern Turkestan Islamic Movement is
group of terrorists. They target particularly the northern Xinjiang area of China. तो उनको सपोर्ट वहाँ अफगानिस्तान से मिल सकता है, एंड दे कैन कैरी आउट द अटैक इन द नॉर्दर्न जिनजियांग एरिया. तो एक प्रॉब्लम ये है. सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि व्हेन डोनाल्ड ट्रंप वाज द 45th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, तो वहाँ पे क्या हुआ कि द ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट वाज डीलिस्टेड फ्रॉम द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एंड दिस इज गोइंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ चाइना. सेकेंड जो मिस्टर वांग ये ने कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि cooperating on Afghanistan would not be possible while other tensions remained in the US-China relationship. तो हम पहले ही जानते हैं कि तालिबान के कैप्चर के बाद अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए एक कोऑपरेशन की ज़रूरत है among the powerful countries. But here China is saying that because of already going on tension between US and China on trade front, Indo-Pacific, Xinjiang, other human rights issues, then Hong Kong issue, तो इसमें कॉपरेट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी. देन पाकिस्तान से न्यूज़ आ रहा है. पाकिस्तान इज मोर और लेस इन अ विन विन सिचुएशन, दैट पाकिस्तान इज सेइंग दैट दे हैव ऑलरेडी टेकन द तालिबान ऑन बोर्ड, स्पेशली ओवर द इशू ऑफ बैंड तहरीक तालिबान पाकिस्तान टेरर ग्रुप, होपिंग दैट द अफगानिस्तान सॉइल वुड नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट हिज कंट्री. आप देख रहे हैं हर कंट्री का ये जो सबसे बड़ा जो वरिंग पॉइंट है वो यही है कि दैट तालिबान शुड नॉट बी अलाउइंग दी अदर टेररिस्ट ग्रुप टू ऑपरेट फ्रॉम इट्स एरिया. और जब हम अगर दोहा एग्रीमेंट की बात करते हैं विच वॉज साइन बिटवीन तालिबान एंड यूएस, उसमें एक पॉइंट ये था आउट ऑफ 4 points, the one point was that US should leave Afghanistan. The second point was that Taliban will not allow to use its area for other terrorist group to operate. But if you will see the entire paper today, ये already start हो चुका है. That Islamic State, Jaish-e-Mohammed, Lashkar-e-Taiba militants, they have already started entering the Kabul. So there is the cause of worry over here. Then एक नाम आ रहा है Amrullah Saleh, who is the vice president of the Afghanistan government. Now he is not vacating in spite of Taliban's capture of Kabul. He has some history with Taliban, that he has always fought against the Taliban. He remained as one-time insurgent, then he turned spy chief, and later he became the vice president. So since 1990 he's fighting Taliban, and today also he's fighting Taliban, and he has declared himself as the legitimate caretaker president of Afghanistan because the president of Afghanistan, Ashraf Ghani, left Afghanistan. Then चाइना और ताइवान के बीच में जो मैरीटाइम टेंशन है वो एक बार फिर से बढ़ गया है, बिकॉज चाइना हैज जस्ट कंडक्टेड its military exercise, or you can say drill, near Taiwan. Then one liner, Maki Kaji, the godfather of Sudoku, dies in Japan. So he is considered as the godfather of Sudoku. ये one liner information है that who is the godfather of Sudoku, then Maki Kaji. इकोनॉमिक्स में आते हैं. इकोनॉमिक्स में आज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है. पहला तो ये है कि एक नए प्रोग्राम की बात हो रही है जिसका नाम है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट स्कीम. इसमें जो क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करने से पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगते हैं. उसमें से कुछ टैक्सेस लोकल लेवल पे होते हैं, कुछ टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट लिवाई करती है. अगर हम टैक्सेस बहुत ज़्यादा लिवाई करें किसी भी प्रोडक्ट पे, तो जब वो इंटरनेशनल मार्केट में जाती है तो उसके प्राइसेस बहुत बढ़ जाती है, एंड देन दे बिकम वेरी they become very expensive in the international markets and nobody will buy it. Okay, so free on board value of outbound consignment. Okay, free on board value of outbound consignments को कम करने के लिए, exports को कम करने के लिए, या आप ये कह सकते हैं to enable the zero rating of exports by ensuring that domestic taxes are not exported. जो भी manufacturing cost है बस वो ही export हो, उसके लिए एक स्कीम आया है, the remission of duties and taxes on exported products scheme. यहाँ पे there will be notified rates and norms for different products to promote export in India. क्या इंडिया के पास पहले कोई ऐसी स्कीम थी? या इंडिया के पास एक स्कीम ऐसी थी which is merchandise and service export incentive scheme. जैसे कि आप नाम पढ़ सकते हैं, it was for export incentive scheme. But this scheme was not in compliant with World Trade Organization norms, which is headquartered in Geneva. तो उसको compliance करने के लिए the government has come up with a new scheme. यहाँ पे
देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, देखिए ये स्टेटमेंट पढ़िए, स्टील, फार्मा एंड केमिकल्स हैव नॉट बीन इंक्लूडेड अंडर द स्कीम बिकॉज देयर एक्सपोर्ट्स हैव डन वेल विदाउट इंसेंटिव। तो ये जो स्कीम है, द रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट स्कीम, ये एक इंसेंटिव स्कीम है कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, पर उन सेक्टर्स के लिए नहीं है, उन प्रोडक्ट्स के लिए नहीं है जो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं एक्सपोर्ट में। तो कौन कौन से वो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं, स्टील, फार्मा एंड केमिकल्स। उसके बाद हम बाकी जगह पर रेट देखेंगे तो देखेंगे कि अगर सबसे ज़्यादा कंसेशन कहीं पे मिला है तो वो यार्न और फाइबर को है। आज के टाइम में इंडिया से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा चैलेंज मिल रहा है वो बांग्लादेश और वियतनाम से मिल रहा है, तो उसको ओवरकम करने के लिए सबसे ज़्यादा जो कंसेशन भी है वो यार्न एंड फाइबर्स को मिल रहा है। सबसे कम उन चीज़ों को मिल रहा है जिनको जिसको कंपटीशन देने के लिए कोई अभी है नहीं इंडिया को, तो दोज आर चॉकलेट्स, टॉफीज एंड शुगर। देन आरबीआई का एक रिपोर्ट आया है, बहुत ही अच्छा रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट ऑफ अगस्त एडिशन। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इंडिया में अब रिवाइवल की तरफ इंडिया जा रहा है। देयर इज अपटिक इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, मॉडरेशन इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्विस, जो सर्विस अभी भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है बट जो कॉन्ट्रैक्ट होने का रेट है वो कम हो गया है। एंड द नेक्स्ट इज दैट कंफर्टेबल लिक्विडिटी लेवल, मतलब पैसा अब मार्केट में है लोगों के पास, दे कैन इन्वेस्ट। Okay, so this is because of this situation the economy is gaining a grip. There are some other factors also like unlocking हो रही है, पहले लॉकडाउन था अब वो खुल रहा है हर जगह पे। then supply situation improve हो गया है because of normal monsoon, so and then the manufacturing is gradually turning around. उसके बाद कभी कभी आपसे डेटा रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए इन्फ्लेशन का बोला गया है, इन्फ्लेशन जो 6.3% पहुंच चुका था वो अब 5.6% आ गया है। अब आरबीआई को लगता है कि ये सबसे बेस्ट टाइम है टू इंट्रोड्यूस द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, मीन्स क्रिप्टो करेंसी बैक्ड बाय आरबीआई। ओके, सो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस क्रिप्टो करेंसी। तो देखिए यहाँ पे आरबीआई बोलता है द सीबीडीसी, द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में नॉट डायरेक्टली रिप्लेस द डिमांड डिपॉजिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, may not replace demand deposits held in banks and would complement physical cash. It would compete with other online and offline payment methods and thereby support a more resilient and diverse payment system. मतलब कि इसमें तो पहली बात वोलेटिलिटी नहीं होगी, स्पेकुलेटिव नहीं होगा ये बाकी क्रिप्टो करेंसी की तरह। सेकेंड, इट इज नॉट गोइंग टू compete with the demand deposits. Okay, it is only going to compete with the payment methods, that's all. ओके, जो भी हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन पेमेंट मेथड्स हैं बस उनसे ये कम्पीट करेगा। डिमांड डिपॉजिट, आप डिमांड डिपॉजिट मतलब आप बैंक में डिपॉजिट नहीं कर सकते बाय यूजिंग द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, आप पेमेंट ही कर सकते हैं। देन दिस न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर द फर्स्ट टाइम आरबीआई हैज अनवील्ड द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। इस वाला जो है ये वाला इंडेक्स जुलाई में आया है, अगला वाला जुलाई 2022 में आएगा। It will be published in July every year and the index will incorporate like details of banking, investment, insurance, postal as well as pension sector in consultation with government and respective sectoral regulations. Financial inclusion का मतलब ये होता है simply कि financial services like banking services, insurance services, pension services, online payment services, ये कितने लोगों को available है। Okay, so this is called as financial inclusion, that how many people are having access to modern banking services along with insurance and pension, इसको हम financial inclusion कहते हैं। that will be measured by this. The next is scrappage norms to spur new vehicle demand by up to 30%. तो new vehicle scrappage policy आया है जिसके तहत if the public vehicle is older than 15 years it has to be replaced, and if the personal vehicle is less than 20 years then it has to be replaced. इसकी वजह से क्या होगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग है ऑटोमोबाइल्स की वो बढ़ जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने फिर सेल बढ़ेगा और उसके हिसाब जीएसटी रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट की वो बढ़ेगी, और इंडिया कैन बिकम द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर इन द नेक्स्ट 5 years. उसके बाद मिस्टर गडकरी ने रिक्वेस्ट किया है ऑटो सेक्टर से कि न्यू मॉडल्स जो भी आप लॉन्च करते हो फॉर कंज्यूमर्स, ओके, दैट दे शुड गेट 5% रिबेट टू प्रमोट दिस स्क्रैपिंग पॉलिसी। और उसके बाद एक न्यूज़ आ रहा है
very important news, retail sales touch 72% of pre-pandemic level. सो फेस्टिव सीजन्स भी आ रहे हैं, अगस्त के महीना में बहुत फेस्टिव सीजन है, फिर दशहरा आएगा, फिर दिवाली आएगा, तो डिमांड इज बूस्टिंग एवरीवेयर. सो द रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया हैज सेड दैट अब जो डिमांड है जुलाई का, इट हैज़ रीच्ड 72% ऑफ द प्री पेंडेमिक लेवल, मतलब मार्च 20 के पहले. Now again the one liner, the Serum Institute of India has bought a 50% stake in vials maker Scott Kesha, the firm, okay, which is the largest vaccine maker, which aims to secure pharmaceutical packaging to meet rising demand due to pandemic. So SII, Serum Institute of India, located in Pune, and then the Scott Kesha firm, which is the world's largest vaccine maker, they aim to सिक्योर फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग, जो डिमांड जो इंडिया में बढ़ा हुआ है. एक और न्यूज़ है यहाँ पे साइड में, सैमसंग टू ट्रेन यूथ फॉर रिटेल इलेक्ट्रॉनिक जॉब. आप एलेट में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं. तो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन ट्यूसडे सेड इट हैज साइंड द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फॉर सैमसंग दोस्त. सैमसंग दोस्त का फुल फॉर्म है डिजिटल एंड ऑफलाइन स्किल्स ट्रेनिंग, वेयर इट एम्स टू मेक 50,000 यूथ जॉब रेडी फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल सेक्टर ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. इंडिया का परफॉर्मेंस बेहतर रहा टेस्ट मैच में, जैसा कि आप लोगों ने देखा. तेंदुलकर एंड गांगुली प्रेज्ड इट ऑल्सो, बट फाइनली ये कौन जीतेगा हमको बस उस पर फोकस करना है. उसके बाद जैसे कि हमने देखा, इंडिया विल मीट पाकिस्तान इन ICC 20 वर्ल्ड कप ओपनर. नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट. For the first time, there will be the Professional Squash Association Domestic Challenger 10 Squash Tournament for men and women, exclusively for Indian squash playing. Then again, Osaka leaves press conference in tears. So Osaka Naomi, she's a Japanese player, and she had already walked out of Wimbledon recently because of the mental health, and because she could not handle that media pressure. Again, it has been repeated again, the same thing has repeated, and she left the media press with the press conference with a not on a very happy note. दिस इज द डिबेट मोर फॉर द पर्सपेक्टिव बिल्डिंग. इसमें ऐसा कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है. इसमें जो बात हो रही है वो यही हो रही है कि जो हम लोग ने दो न्यूज़ जो पढ़ा कल, कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री NV रमन्ना हैज सेड दैट कि अब क्या है कि लॉज इस तरीके से बन रहे हैं कि जिनका डिबेट बड़ा अच्छे से नहीं हो रहा है, लेजिस्लेटिव डिबेट नहीं हो रहा है, तो लेजिस्लेटिव इंटेंट जो है वो सामने नहीं आता, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ लेजिस्लेटिव इंटेंट दैट वाई दिस लॉ वॉज मेड. So what is happening is that most of the laws, they are ending up in Supreme Court, and then Supreme Court is clarifying it more broadly. So because of this, because of the fall in debate, जैसे कि हमने कल भी एक डेटा देखा, तो most of the bills were not debated. 15 bills which have been passed, they were not debated. None of the bills were sent to select committee. Most of the bills, they were passed without any discussion, except for one bill, 127 Constitutional Amendment Bill 2021. उसमें भी एक 15 मिनट की डिस्कशन हुई. फिर राज्यसभा में जनरल इंश्योरेंस बिल पे डिस्कशन हो रहा था, एंड देन इट क्रिएटेड अ रक्कस इन राज्यसभा. So because of this thing, what is happening over here is that because of the lack of legislative intent to be clarified, जो डिबेट से जब डिबेट करते हैं हम किसी भी लेजिस्लेशन पे, तो वो बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाता है कि वाई दिस लॉ इज बीइंग प्लेस्ड. जब हम डिबेट करते हैं लॉ पे, उसके लैक्यूनास, जो उसके शॉर्टकमिंग्स है, वो भी सामने आता है. तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑल दोज थिंग्स, नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज दैट देयर इज लेस क्लैरिटी ऑन द इंटेंट ऑफ द लॉ. इसको एक रिसेंट एग्जाम्पल से ऑथर ने समझाया है, जैसे कि जब 102nd अमेंडमेंट पास हुआ था, इन दैट एक्ट, जब उसको सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाई किया, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया उसके ऊपर, सो इट्स सेड दैट ओनली प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू डिक्लेयर एनी कास्ट एज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास. बट बाद में फिर उसके लिए, उसको जजमेंट को रेक्टिफाई करने के लिए 127th अमेंडमेंट एक्ट को अमेंडमेंट बिल को पास करना पड़ा. So this is one of the examples the author is giving over here. Then doctor at the door.
तो इस आर्टिकल में जो है बहुत ज़्यादा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को लेकर बात की गई है। यहाँ पे एक तमिलनाडु का स्कीम का नाम आ रहा है मक्कलाई थेरी मरुवत्तम स्कीम। ये एक कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन स्कीम है फॉर अरेस्टिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड इट विल इंक्रीज कम्युनिटी बेस्ड स्क्रीनिंग ऑफ 18 plus population for 10 common conditions such as hypertension, diabetes, oral, cervical and breast cancer, cervical and breast cancer, TB, leprosy, chronic kidney disease, chronic obstructive pulmonary disease, mental health and delivery of hypertension, diabetes drugs to patients aged 45 plus and the people who have restricted mobility. Now Tamil Nadu has come up with this because Tamil Nadu has highest burden of non-communicable diseases and hypertension 7.3% and diabetes 0.8%. अब हमको इसके ऊपर क्यों काम करना चाहिए, तो दो चीज़ें हैं। एक तो कोविड-19 में हमने देखा कि दोज डिजीज वेर साइडलाइन, इसके मेडिसिन तक अवेलेबल नहीं थे, तो दे वी नीडेड अ सम एंड द होल हेल्थ केयर सेक्टर वॉज इन टेंट्रम haywire. So now there was the need for such a scheme which is community based and which can look for all these things. The second is that according to if you will see that according to the India Health of Nation States report, 55% of the total disease burden in India is caused by non-communicable diseases और वो हर स्टेट में बढ़ता हुआ जा रहा है। फिर हमने जब देखा पैंडेमिक के टाइम को, so there was disruption in access to healthcare during the pandemic and this type of disease they went out of control. That's why Tamil Nadu initiative is the well thought initiative because it brings door delivery of drugs जो कोविड के टाइम में नहीं हो पाया था। It is same or based on DOTS therapy for tuberculosis और अगर तमिलनाडु इसमें सक्सेसफुल हुआ so it is the indication that other states should follow it. Then यहाँ पे इस आर्टिकल में द स्क्रिप्ट ऑफ द न्यू एंड गेम इन अफगानिस्तान, हियर द आर्टिकल इज सेइंग अबाउट मोर अबाउट दैट टुडेज अफगानिस्तान सिचुएशन, और जब 1990s में जब यूएसएसआर लेफ्ट अफगानिस्तान द सिचुएशंस वर क्वाइट डिफरेंट. सो व्हाट वाज डिफरेंट ओवर देयर वाज दैट पहली बात तो हम तालिबान डुप्लिसिटी की बात करते हैं, दैट एक जगह पे तालिबान अपने आप को बहुत ही मैच्योर पॉलिटिकल ग्रुप दिखाता है व्हेन दे कंक्लूड द दोहा एग्रीमेंट. सेकंड, व्हेन दे कमिट द वायलेंस टुडे इट इज अ वेरी हाई लेवल, मोस्ट फेरिशियस काइंड ऑफ वायलेंस. अगर हम तालिबान की बात करें 1990s और आज का, तो 1990s में एक नजीबुल्ला करके प्रेसिडेंट हुआ करते थे जिनके अगेंस्ट जिन्होंने अफगानिस्तान को होल्ड करके रखा कुछ टाइम के लिए, एंड ऑल द वॉरलॉर्ड्स they gathered around that president and they fought against Taliban before Taliban's capture of power in 1996. उसके बाद जब 1990 में जब रशिया का विड्रॉवल हुआ था, so there was a scope for super powers like US to control the situation in Afghanistan, but today Taliban has not given any leeway for any super major power to try to stabilize the condition in Afghanistan. उसके बाद देयर इज़ अ प्रॉब्लम दैट जो मैंने बहुत बार डिस्कस किया है कि देयर आर द बॉर्डर कंट्रीज लाइक ईरान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड चाइना. अब इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा अगर अफगानिस्तान में इंसर्जेंसी ने अगर पीक पकड़ लिया तो. ओके, सो अब हम अगर कुछ लोग इसको सीरिया से कनेक्ट करते हैं कि कल का सीरिया आज का अफगानिस्तान है, बट इन सीरिया there was Bashar al-Assad, a strong president who was controlling the situation. But in Afghanistan, the situation is very very different. अब वहाँ पे क्या है कि there are warlords who don't accept the Taliban sovereignty. So because of that, this may going to implode too much, and this is going to cause the tension, or you can say rise in radicalization in neighboring countries. So this is one of the problem. देन ओल्ड थ्रेड्स में रीसरफेस. अब यहाँ पे क्या है कि जो डायनामिक्स है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि IS, अलकायदा, तहरीक तालिबान, दे कैन ऑल कम ओवर हियर, दे कैन रीग्रुप एंड देन तालिबान कैन बिकम द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म इन एशिया. सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे इंडिया अगर ईरान की बात करें तो अभी अफगानिस्तान के नेबरहुड में दे आर द मोस्ट आइसोलेटेड वन. They both favored the Afghanistan regime in the Karzai,
एंड घानी। और आज ये सबसे ज़्यादा आइसोलेटेड है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन की वजह से, तो इसके बारे में बताया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे ऑथर ने एक बहुत ही अच्छी बात ये बोली है कि 21st सेंचुरी तो एशियन सेंचुरी होने वाला था, सेंचुरी ऑफ पीस होने वाला था, बट अगर ये अफगानिस्तान सिचुएशन कंटिन्यू हुआ, ओके, सो दिस विल बी द सीवियस सेटबैक टू दोज होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस। और फिर इसके बाद क्या होगा कि virtual retreat of US from this part of Asia, and then the growing nexus of China, Russia, Pakistan in the region, and then Iran hardliners under a hardliner like Ibrahim Raisi will work to the advantage of peaceful Asia. उसके बाद हम सेकेंड न्यूज़ की तरफ चलते हैं। रिपोर्ट दैट इज एट ऑड विद एक्सेस टू नॉलेज। इसमें जो इन्फॉर्मेशन हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है, इट इज़ अबाउट कि जो हम कॉपीराइट, जो हम फोटो कॉपी करते हैं जब व्हेन वी आर इन कॉलेज और व्हेन वी आर इन स्कूल्स, तो हम अपने नोट्स को फोटो कॉपी करते हैं बहुत ज़्यादा, तो डज इट अमाउंट टू इन्फ्रिंजमेंट टू कॉपीराइट? तो अभी अभी एक मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स बैठी हुई थी, उन्होंने बात किया कि देयर शुड बी अ वे to protect the and to have the balance between copyright protection and of publishers and public access to affordable and educational study material। इसके बीच में एक वो होना चाहिए। पर अगर हम एक कॉपीराइट एक्ट सेक्शन 52(1)(a) की बात करें तो वो एक फेयर डील की बात करता है कि दैट देयर शुड बी द फेयर डील ऑफ एनी कॉपीराइटेबल वर्क विद अदर राइट्स पर्पसेस एनुमरेटेड अंडर सेक्शन 52 ऑफ द एक्ट। अगर हम दूसरे एक्ट की बात करें सेक्शन 52(1)(1), सो ये भी रिकॉग्नाइज करता है दैट एनुमरेटिंग एन एफर्मेटिव पर्पस, एफर्मेटिव पर्पस मतलब जिसके लिए हम फोटो कॉपिंग कर सकते हैं, exempt from infringement. The fairness of use under these sections can be deemed to be presumed by the legislature as long as it is justified by the purpose specified। तो अगर पर्पस स्पेसिफाइड है, वो फेयर डील में आता है, फेयर यूज में आता है, तो वो ठीक है। अगर हम दो जजमेंट की बात करें तो एक दो जजमेंट है, एक है मिस मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस एचपी स्टेट रिकॉग्नाइज्ड एंड एडेड स्कूल्स मैनेजिंग कमेटी एंड अदर्स एक्ट। यहाँ पे दोनों एक्ट ने मिलके राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया। फिर उसके बाद अंडर आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देन कम्स अनुराधा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अविनाश मेहरोत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वेयर the right to education was expanded to include that it is the responsibility of government and civil society to ensure that everyone in the age group of 6 to 14 years are receiving the education। उसके बाद फरजाना बरतूल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है रिगार्डिंग द प्रोफेशनल एजुकेशन, कि प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करना इज नॉट अ फंडामेंटल राइट बट स्टेट विल टेक एफर्मेटिव एक्शन टू सिक्योर द राइट ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल्स। This article discusses that why allowing the photocopying for education purpose is not the violation of Copyright Act and it is a part of fair deal, और उससे हमारा advantage क्या होगा। Then remembering the horrors of Pakistan, ये जो पूरा आर्टिकल है, सिनॉप्सिस इसका ये है कि that the author C. Ram Manohar Reddy, he does not support the he is not supporting the idea that the August 14 will be remembered as Partition Horrors Remembrance Day। और ये यहाँ पे बताते हैं कि what is the importance of Remembrance Day। अगर हम किसी भी कोई भी क्राइम हुआ है पास्ट में and when we remember those mass killings and collective violence, तो ये फ्यूचर में हमारे लिए गाइडेंस होता है कि हम दोबारा ऐसी चीज़ों को न करें। बट अगर हम सिर्फ पार्टीशन रिमेम्बरेंस डे, यहाँ पे ऑथर का ये मानना है कि पार्टीशन ऑर्डर्स रिमेम्बरेंस डे तो हमने कर लिया, ओके, बट इससे जो है इट विल हैव द साइड ऑपोजिट इफेक्ट, मीन्स इट विल रिटेन द रिलीजियस कोनोटेशन ऑफ द पार्टीशन। और इससे अब क्या होगा कि आगे चल के पाकिस्तान भी इसको रिमेंबर करेगा, बांग्लादेश भी रिमेंबर करेगा, बट सब लोग अपने अपने तरीके से करेंगे। दैट वहाँ पे जो मुस्लिम्स मरे होंगे वो उनको रिमेंबर करना चाहेंगे, यहाँ पे जो हिंदूज मरे होंगे वो इनको रिमेंबर करना चाहेंगे, तो इससे जो है वो बात जो है वो बनेगी नहीं। सो वी शुड रिकॉग्नाइज दैट whosoever was killed, they were killed irrespective of religion or caste।
उसके बाद सेलिब्रेटिंग आइंस्टाइन सेंचुरी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइंटिफिक आर्टिकल है एंड इट्स अबाउट मॉडर्न फिजिक्स। यहाँ पे हमें जो ये रिमेंबर करना है वो ये करना है कि Albert Einstein received the Nobel Prize 1921 Nobel Prize in Physics but in the year 1922। अब अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि was that Nobel Prize for theory of special relativity, नहीं, it was for not for the theory of special relativity but it was for his discovery of photoelectric effect। अब गवर्नमेंट के एक न्यू स्कीम्स की तरफ चलते हैं। गवर्नमेंट ने एक न्यू स्कीम लॉन्च किया है, द सब मिशन ऑन फॉडर एंड फीड। अब यहाँ पे जो है दिस स्कीम इज वर्किंग ऑन हब एंड स्पोक मॉडल। हब एंड स्पोक मॉडल मतलब देयर विल बी वन एंटरप्रेन्योर व्हिच विल बी कॉल्ड एज साइलेज एंड देन देयर विल बी फार्मर्स। सो दिस एंटरप्रेन्योर विल बी सेलिंग द fodder feed which will be bought by the farmers to feed their cattle, because feed of cattle comprises about 67% of the input cost in dairy sector। पहले भी हमारे पास एक ऐसा मिशन था नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, बट वो इसके लिए सक्सेसफुल नहीं हो पाया बिकॉज इट फोकस्ड ऑन सपोर्टिंग द फार्मर्स इन प्रोड्यूसिंग द फॉडर फ्रॉम नॉन फॉरेस्ट वेस्ट लैंड एंड कल्टिवेशन ऑफ कोरस ग्रेन, क्योंकि इसमें जो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज था वो प्रॉपर नहीं था। यहाँ पे जो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज है मतलब कि फार्मर्स जो है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल ग्रीन ग्रास टू दिस एंटरप्रेन्योर विल प्रोसेस देम एंड देन दे विल सेल इट टू फार्मर्स। तो एक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज है। ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन में क्रिएट नहीं हुआ था, इसमें इस गवर्नमेंट ने इस मिशन में इसको क्रिएट किया हुआ है। Okay, so that is one of the important editorial for today. So let's meet tomorrow again at this time with the new Daily Hindu edition. Have a nice day everyone. Thank you.